हेलो एवरीवन, आईबीसी 2016 के अंदर हम बात करते हैं सेक्शन 21 ऑफ आईबीसी 2016, जहां हमने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट कर ली थी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे दैट विल बी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। लेकिन यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो ही नहीं या सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यदि हो रिलेटेड पार्टीज, तो देन operational creditors can be the member of COC committee of creditors। कितने होंगे? 18 largest operational creditors in value and one representative of that is elected by workmen and one representative elected by employees other than 18 के द्वारा elect किया जाएगा। टोटल हुआ 20। नाउ सेक्शन 21 के रिगार्डिंग कुछ और भी प्रोविजंस है जो आज हमें कंसिडर करने होंगे। बड़े कॉमन सेंस वाले हैं, इजी कंसेप्ट है, एक बार जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? वो ये कहता है, फॉर एग्जांपल यदि पीएनबी, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, फॉर एग्जाम्पल दे आर 3 बैंक्स। कितने बैंक हुए सर? 3 बैंक्स हुए। इन 3 बैंक ने मिलके जॉइंट फाइनेंस किया, दैट इज अ कॉर्पोरेट डेटर, जिसका नाम है दैट इज अ विप्रो लिमिटेड, दैट इज अ कॉर्पोरेट डेटर। और ये पीएनबी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं? जब 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, तीनों ने जॉइंट फाइनेंसिंग किया। तो जॉइंट फाइनेंसिंग, ये जॉइंट फाइनेंसिंग को अपन एक वर्ड और बोल सकते हैं, कंसोर्टियम, मतलब ग्रुप में ग्रुप फाइनेंसिंग। 3 बैंक मिलके साथ में लोन दे रहे हैं। क्योंकि बहुत बार कंपनीज वाले बोलते हैं कि 15,000 करोड़ का लोन दे दो, 20,000 करोड़ का लोन दे दो, तो ऐसे अकेला बैंक बोलता है कि भैया इतनी सारी रिस्क हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने 20,000 करोड़ का लोन दिया और पता चला कि बैड डेब्ट्स हो गया तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो बहुत बार अकेले लोन नहीं दिया जाता, नंबर ऑफ बैंक्स मिलके जॉइंट फाइनेंसिंग भी करते हैं किसी कंपनी को। तो यहाँ पे पीएनबी, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 3 ने मिलकर क्या किया? जॉइंट फाइनेंस किया। कंसोर्टियम ग्रुप्स के अंदर फाइनेंसिंग दिया टू द विप्रो। विप्रो इज अ कॉर्पोरेटर एंड दीस 3 बैंक्स आर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये जो तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इन तीनों ने मिलकर जॉइंट फाइनेंस किया फॉर एग्जांपल 150 करोड़, और 150 करोड़ में से पीएनबी ने दिया 100 करोड़ एंड एसबीआई का जो डेप्ट इज 30 करोड़ एंड द बैंक ऑफ बड़ौदा का डेप्ट इज 20 करोड़। तो तीनों ने मिलके, पीएनबी, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों ने मिलके 150 करोड़ फाइनेंस किया टू विप्रो। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो कमिटी बनेगी, उस कमिटी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर विल बी द मेंबर। तो मेंबर कौन बनेगा? पीएनबी होगा या एसबीआई होगा या बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ये तीनों के तीनों ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब ये तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर, तीनों मतलब पीएनबी भी, एसबीआई भी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी, ये तीनों के तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होंगे? दैट विल बी द पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब ओनली पीएनबी ऐसा नहीं है, इन तीनों में से कोई इलेक्ट नहीं होगा। तीनों के तीनों, मतलब यदि 3 बैंक्स मिलकर, एग्जांपल मैंने 3 बैंक्स लिया, 4 बैंक्स भी बोल सकते हो, 5 भी बोल सकते हो, यदि नंबर ऑफ बैंक्स मिलके यदि कोई जॉइंट फाइनेंस यदि करते हैं, तो ये सारे जो भी बैंक्स होंगे, मतलब जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। से इनके वोटिंग शेयर क्या होंगे? इनका वोटिंग कैसे होगा? 1/3, क्योंकि 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को क्या कर दो? 1/3 1/3 1/3। ऐसे नंबर्स के आधार पे कभी भी वोटिंग नहीं होती, वोटिंग हमेशा होगी इन टर्म्स ऑफ डेप्ट अमाउंट। तो डेप्ट का अमाउंट कितना? 100, 30 और 20। तो उसी प्रोपोर्शन में इनका क्या होगा? वोटिंग होगा। और ओवरऑल यदि आप कमिटी की बात करोगे तो टोटल कितना डेप्ट है और इनका कितना डेप्ट है, तो डेप्ट का जो अमाउंट है उसी अमाउंट के आधार पे इनको क्या होगा? वोटिंग विल बी अवेलेबल। दिस इज अ नोट नंबर 1, सेक्शन 21 सबसेक्शन 3। तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 21 सबसेक्शन 4। ये 21 सबसेक्शन 4 क्या कहता है?
यदि फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉर्पोरेट डेटा, दैट इज अ विप्रो, देखो हमने एग्जांपल के लिए विप्रो ले लिया, आप चाहो तो किसी और का एग्जांपल ले सकते हो, टीसीएस का, रिलायंस का, एनी अदर कंपनी, मुझे पता है इंस्टॉलमेंट नहीं है, समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये विप्रो दैट इज अ कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज अ पर्सन ए ने कोई लोन दिया था कॉर्पोरेट डेटर को, ए ने विप्रो को कोई लोन दिया था, तो ए फाइनेंशियल डेप्ट, जितना इसने फाइनेंशियल डेप्ट दे रखा है कॉर्पोरेट डेटर को, फॉर एग्जांपल 4 करोड़, और ए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय भी है, मान लेते हैं ए एम्प्लॉय भी है, या ए ने कोई गुड्स बेचा था, अपन जनरली हर बार एम्प्लॉय करते हैं, इस बार एम्प्लॉय की जगह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने फॉर एग्जांपल कोई माल भी बेचा था, और जो माल बेचा था उसके अगेंस्ट जो डेप्ट है उसे बोलते हैं ऑपरेशनल डेप्ट, और वो है फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस। सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक ही पर्सन विप्रो को माल भी बेच रहा है, और एक वही पर्सन माल भी बेच रहा है, और वही पर्सन ने फॉर एग्जांपल कोई लोन भी दिया हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक बार वापस एग्जांपल को समझा देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दैट इज अ पर्सन नेम्ड ए ने लोन दिया, तो फाइनेंशियल डेप्ट कितना डेप्ट, दैट इज अ 4 करोड़ रुपीस का, और यही सेम पर्सन दैट इज अ ए ने कोई माल भी बेचा है कॉर्पोरेट डेटर विप्रो को, दैट इज रुपीस 30 लाख रुपीस का, तो नाउ ए कॉर्पोरेट डेटर से अमाउंट मांगता है 4 करोड़ का फाइनेंशियल डेप्ट भी, और 30 लाख रुपीस का ऑपरेशनल डेप्ट भी। तो ये कौन है? ये कौन है सर? किसकी बात कर रहे हो? एक ही बात। तो एक कौन है? ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है? भैया to the extent of financial debt, it is a 4 करोड़ रुपीस। जब मैं 4 करोड़ रुपए यदि मांगूंगा, तो जब मैं 4 करोड़ रुपीस यदि मांगता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। और जब मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं, तो 4 करोड़ के अमाउंट के लिए मैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अंदर भी इंक्लूड होगा। और जब मैं कॉर्पोरेट डेटर विप्रो से 30 लाख रुपीस मांगता हूं, जो मैंने माल बेचा है, इट इज ऑपरेशनल डेप्ट, तो टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल डेप्ट, दैट इज 30 लाख रुपीस के लिए ये ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, और ऑपरेशनल क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता हूं, पहले बता चुका हूं। वो तभी इंक्लूड होगा जब फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होगा, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ए। बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट, बड़ा सिंपल है। ये कंसेप्ट कैसे है? फॉर एग्जांपल चिन्मय ट्यूटोरियल्स के अंदर चिन्मय जैन फैकल्टी भी है और चिन्मय जैन ऑनर भी है इंस्टीट्यूट का, तो बहुत बार डिसीजन एज ए फैकल्टी लेना होता है, बहुत बार डिसीजन एज ए ऑनर लेना होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि एक पर्सन ने फाइनेंशियल डेप्ट दे रखा है, तो फाइनेंशियल डेप्ट की कैपेसिटी में वो कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। और जितना ऑपरेशनल डेप्ट है, तो उसके लिए वो क्या होगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा। तो ये पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी माना जाएगा और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी माना जाएगा। कम टू द नोट नंबर 5 नाउ, सेक्शन 21 सबसेक्शन 5। तो इस सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? यदि मैंने ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैपेसिटी में, मतलब कैपेसिटी में नहीं, एक पर्सन ने, दैट इज अ बी, या बी की बात कर लेते हैं, बी है, बी ने कोई गुड्स बेचा या कोई भी सर्विसेज सप्लाई की टू द विप्रो, दैट इज अ कॉर्पोरेट डेटर। तो नाउ बी कौन है? सर बी ऑब्वियसली ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो नाउ बी बोलता है भैया पैसा रिकवर कर नहीं पा रहा हूं, तो देयर इज ए पर्सन दैट इज नेम्ड इज सी। ए पर्सन, इसका नाम है सी। सी ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, सी ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उसने लोन दे रखा है विप्रो को। तो सी पहले ही अपना पैसा डिमांड करता है, और सी ने बी से जो ऑपरेशनल डेप्ट है वो खरीद लिया, मतलब असाइन कर दिया। असाइन कर दिया मतलब ये जो डेप्ट होते हैं ना, उनके राइट को लीगली असाइन भी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने माल बेचा विप्रो को,
जब माल बेचा तो उसे पैसा लेना है माल का, तो माल का जो पैसा लेना है वो किसको लेना है सर? बी को लेना है। तो बी ने बोला मैं तुमसे रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, तो जो रिकवर करने का जो लीगली राइट है ना, उस राइट को बी ने सी को असाइन कर दिया। तो सी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था वो तो अभी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेगा, लेकिन सी अब जितना ऑपरेशनल डेब्ट उसे लीगली असाइन किया गया है उतनी कैपेसिटी के अंदर वो ऑपरेशनल डेब्ट भी बन जाएगा। एक पर्सन फाइनेंशियल डेब्ट के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर भी रहता है, और जितना ऑपरेशनल डेब्ट ए खुद का नहीं है जो लीगली असाइंड किया है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट ऑपरेशनल डेब्ट क्या है? ऑपरेशनल डेब्ट ही रहेगा। बी का ऑपरेशनल डेब्ट ऐसे थोड़ी है कि सी के पास आते हैं फाइनेंशियल डेब्ट बन जाएगा। तो सी का जो फाइनेंशियल डेब्ट था उतनी कैपेसिटी में सी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और जितना बी ने अपना ऑपरेशनल डेब्ट का लीगल राइट असाइन किया है किसको? सी को, तो सी उस ऑपरेशनल डेब्ट की कैपेसिटी में ऑपरेशनल क्रेडिटर भी बन जाएगा। तो पर्सन ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो गया और फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो गया। राइट डाउन फर्स्ट। Hello everyone. Now we come to section 22. Section 22 appointment of resolution professional. As we know, IRP अपॉइंट हो गया था। IRP अपॉइंट हो गया था। IRP अपॉइंट किसने किया था? एजुकेटिंग अथॉरिटी ने। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने IRP को अपॉइंट किया था ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। व्हाट इज ICD? ICD क्या है? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन? फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या वो क्या नाम था उसका? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन दी थी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, जब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एडमिट किया उसी दिन IRP अपॉइंट हो जाता है। उसे हम RP नहीं बोलते, IRP बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं RP की, IRP की बात नहीं कर रहे। IRP इज ऑलरेडी अपॉइंटेड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट या व्हेन द CRP इज कमेंस्ड। और ये एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट कर लिया था, वही जो प्रपोज्ड किया गया था। किसने प्रपोज किया था? जिस फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी थी, या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी प्रपोज कर सकता था जो एप्लीकेशन दे रहा था, या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद भी प्रपोज कर सकता था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वही IRP के रूप में कंटिन्यू कर रहा था। आज हम बात करेंगे हु इज RP, कौन होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर दिमाग में कुछ बातें आ रही है, माना कि हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये जो IRP अपॉइंटेड है, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जो अपॉइंट किया, जिसे हम बोलते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही RP बन सकता है या कोई दूसरा पर्सन RP होगा? दो के अलावा कोई तीसरा पॉइंट दिमाग में नहीं आता। जैसे हम RP के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ही RP के अपॉइंटमेंट की बात आती है तो पहला क्वेश्चन माइंड में अराइज आता है कि जो IRP ऑलरेडी अपॉइंटेड है, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेसर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, क्या वही पर्सन RP के रूप में कंटिन्यू रहेगा या अनदर पर्सन RP के रूप में अपॉइंट होगा? सर पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर RP को अपॉइंट क्यों किया गया, क्यों बनाया गया RP का कंसेप्ट? एक ही कंसेप्ट बना देते RP 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 IRP RP IRP RP। व्हाट रबिश दैट? मैं तुम्हें बोला था मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेक्शन 22 नहीं पढ़ाने आता, मैं यहाँ पे ये बताने आता हूँ कि ये प्रोविजन क्यों बना। वी आर नॉट द रीडर्स, वी आर द मेकर्स। आई लव CR। मैंने पहले बोला था बड़ा मजा आता है IBC पढ़ने में। समझना ये जो पूरा IBC 2016 पर इसके दो मेन कैरेक्टर है। सर कौन से दो मेन कैरेक्टर से? समझना बात, इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं, यहां पे कवर करता हूं समझाने का। दो मेन कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से? एक लेने वाला, एक देने वाला। यहाँ पे अपन लेने वाला, जिससे पैसा लेना है, दैट इज अ कॉर्पोरेट डेटर। इस पर्सन से हमें पैसा लेना है, और लेना किसको है? क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकता है,
ये क्रेडिटर में भी फाइनेंशियल क्रेडिटर और ये क्रेडिटर में भी आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, मैं भी फाइनेंशियल और मैं भी ऑपरेशनल। ये क्रेडिटर बोलता है मेरा पैसा दे, और कॉर्पोरेट क्रेडिटर बोलता है दे रहा हूं नहीं दे पा रहा हूं, जो भी प्रॉब्लम है, नहीं पैसा दिया नहीं, दे दूंगा देने वाला हूं, दे ही दूंगा, दे नहीं रहा है अमाउंट। कहीं तो बोलते दे दे भैया, चाहिए तो मेरे को। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, ये अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर रहा है। कौन, कॉर्पोरेटर। और हमारे एग्जांपल में कॉर्पोरेटर कौन है, विप्रो, तो अपन विप्रो लिख देते हैं। सब कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने आईबीसी किस तरीके से फॉर्म किया है, वो ये कहते हैं समझना, एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे दे, एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे के सीआरपी को स्टार्ट कर सकता है। एक इंडिविजुअल बच्चा भी कंप्लेंट कर सकता है कि ये फैकल्टी का नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस बैच के अंदर फैकल्टी तभी चेंज होगी जब वो इंडिविजुअल बच्चा बोलेगा नहीं, जब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे। एक बैच में यदि 50 स्टूडेंट्स हैं तो एक बच्चा यदि कंप्लेंट करता है तो बच्चे की भी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन सारे बच्चों के ऊपर बाइट करता है, इसलिए सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वही कंसेप्ट यहाँ पे हुआ कि स्टार्ट कमेंस एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल ऑपरेशनल क्रेडिटर भी इनिशिएट कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है सीआईआरपी के अंदर। लेकिन कॉर्पोरेट डेटर तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर थोड़ी बताएगा भैया। ये क्या पूरी कंपनी एक ही क्रेडिटर की है? इस कंपनी के अंदर और भी तो बहुत सारे क्रेडिटर है, तो तभी तो हमने क्या बोला, बुलाओ सबको बुलाओ। सर उसे आपने क्या नाम दिया था, पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या नेम दिया था, पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या दिया था, पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू हमने सारे क्रेडिटर्स को बुलाया, जो इस कंपनी से पैसा मांगते हैं, टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना क्लेम सबमिट करना होगा। और ये आईआरपी क्योंकि अभी तक आया नहीं, तो सारे क्रेडिटर्स आओ, और जब सारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे तो एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी की पहली मीटिंग के अंदर ही अब जब तुम सब आ गए हो तो क्रेडिटर बताओ तुम्हारा अपना आदमी कौन। क्योंकि अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल पर्सन ने एप्लीकेशन दी, उसके आधार पे आरपी अपॉइंट हो गया था, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट समझना बात। For example, there is a financial creditor that was A. इसका फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, तो इसे 50 करोड़ रुपीस के डेप्ट के लिए सीआरपी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि इस कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है टोटल मिला के 10,000 करोड़ के हैं। 50 करोड़ ने फॉर एग्जाम्पल एक्स को प्रपोज किया था, डेट वॉज अ आरपी। अपना अपना लेवल होता है, क्या बोला मैंने, अपना अपना लेवल होता है, पर्सनली मत लेना, अपना अपना लेवल होता है। यदि आपने घर में यदि कोई पेंटर से यदि काम करा रहे हो तो किसी का पेंटर का लेवल कम होता है, किसी का पेंटर का लेवल ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, पेंटर बोलता मैं 1 लाख रुपए पेंट कर दूंगा, ये पेंटर बोलता भैया 1 लाख रुपए कुछ नहीं होगा, 15 लाख रुपए चाहिए मेरे को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे घर पे जो पेंट कर रहा है उससे मुकेश अंबानी का भी पेंट नहीं कराएगा, वो बोलेगा मुझे और आई बंदा चाहिए, ये लोकल बंदा नहीं चाहिए। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बोला एक्स इज गुड, ये आरपी का काम देख लेगा, तो एक्स ने ए ने प्रपोज कर दिया था एक्स को, लेकिन ए जो वन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर था, इसके आधार पे एक बार अपने सीआरपी को स्टार्ट किया। अब बाकी सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ गए। अब इन 10,000 करोड़ का जो अमाउंट का जो फाइनेंशियल डेप्ट था, दैट वाज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की रुपीस में, रुपीस के अंदर बात कर रहा हूं मैं। तो टोटल 10,000 करोड़ में से एक बंदा था, दैट वाज अ बी बोलता है इस कंपनी के अंदर मेरा 5,000 करोड़ तो मेरे अकेले का दिया हुआ है, और ये क्या एक्स लंगूर है। कौन आ गया लंगूरी? हमें बिलीव नहीं है इस एक्स पे। दो बातें,
अब ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बाकी सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो आ गए, जिसको आपने कमिटी के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, अभी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोल सकती है ये एक्स को कंटिन्यू कर लेते हैं, या ये भी बोल सकते हैं दो बातें कि जो एक्स कंटिन्यू, या तो एक्स को कंटिन्यू कर लिया जाए, या बोलो तो सही, ना 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 ना, हम नया बंदा अपॉइंट करेंगे। जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो आपको पता होगा, जब भी इलेक्शंस होते हैं और नया यदि गवर्नमेंट आती है, जैसे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से बीजेपी आए और बीजेपी से यदि कांग्रेस आए, तो आपने देखा होगा जो मेन जो पुलिस कमिश्नर्स होते हैं और जो मेन आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके तबादले पहले होते हैं। चाहे ऐसा क्यों? मेरा बंदा काम करेगा, हर इंसान अपने पर्सन को अपने पास रखना चाहता है, ये मेरे हिसाब से काम करता है, मैं अच्छे बेकार की डेफिनेशन नहीं बताता, ये मेरा इंसान है, मेरे हिसाब से काम करेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हुआ ना, ये हमें एक्स समझ नहीं आता, ये कौन सा पता नहीं कहाँ का रहने वाला बंदा है, कौन से गाँव का, गाँव आप कुछ नहीं होता बताने के लिए, मेंटलिटी होती है इंसान की, हम कंफर्ट नहीं है, पता नहीं सा लेवल ही नहीं होगा, इतने बड़े मैटर को समझ नहीं पाएगा। आज सिंपल सा पॉइंट ही आता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतनी देर से तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आज आपको किसी बंदे से 1 लाख रुपीस का अमाउंट यदि चाहिए तो आपके लिए एडवोकेट अलग होगा, और यदि आपको किसी पर्सन से यदि मनी रिकवरी करनी है 500 करोड़ की, तो उसका एडवोकेट अलग होगा। आप शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि सेम पर्सन को आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, सेम पर्सन को आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, और चाहो तो आप नया पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हो। दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। क्योंकि पहले जो आरपी था, जिसको हमने इंट्रीम बनाया था, वो इंडिविजुअल पर्सन की एप्लीकेशन के आधार पे था। अब डिसाइड कौन करेगा? एक इंडिविजुअल क्रेडिटर के आधार पे आरपी कंटिन्यू नहीं रह सकता। जो फाइनल जो आरपी होगा वो वही होगा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बोलेंगे। सर ऑपरेशनल की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही कमिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कमिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होते। वो ओनली एक्सेप्शन है कि जब फाइनेंशियल नहीं हो तो ऑपरेशनल आता है, या फाइनेंशियल सारे रिलेटेड हो। तो नॉर्मली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर कौन इंक्लूड होते हैं बेटा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर कौन इंक्लूड होते हैं? सर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कौन इंक्लूड होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर के आधार पे आपका सीआरपी कमेंस हो गया, लेकिन वही होगा जो मंजूरी कमिटी होगा, वही होगा जो मंजूरी ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होगा। जैसे मैंने ही बोला कि ये बच्चे की कंप्लेंट के आधार पे मैं उस बच्चे की बात सुनता तो हूँ, लेकिन डिसीजन पूरी क्लास लेती है। लेकिन मुझे पता है पूरी क्लास में 100% मेजोरिटी कभी भी नहीं होगी। हमें भी यहाँ पे पता है कि 100% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एक जैसा बोलेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो मेजोरिटी के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। सर यहाँ पे मेजोरिटी कितनी होगी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की? 66। क्या बोला मैंने? 66, 66, डबल छक्का। कितना परसेंट? 66% वोटिंग से। मतलब जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जिन फाइनेंशियल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आपने फॉर्म की, उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का 66% कंसेंट के आधार पे डिसाइड किया जाएगा आईआरपी तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे रखा जाए या तुझे छोड़ दिया जाए। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। वैसे एक आइडिया आपको लग गया होगा, कंसेप्ट समझ में भी आने लग गया होगा। और वैसे ही मैंने बोला कि आईबीसी से इजी कुछ भी नहीं। तो सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करने के रिगार्डिंग। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जन्म होगा, जन्म कैसे होगा? अपॉइंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कब बनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स? जब सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने, फाइनेंशियल क्रेडिटर या क्रेडिटर्स आप बोलो, तो जो भी क्रेडिटर्स उन्होंने अपना क्लेम सबमिट किया, तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को मिला के आपने बना ली थी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 5वीं नहीं, क्या लिखा हुआ है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जिस दिन कॉन्स्टिट्यूट होगी, फॉर्म होगी, फॉर्मेशन के 7 डेज के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग होगी। और फर्स्ट मीटिंग में ही हम या तो आईआरपी को अलविदा कह देंगे या उस आईआरपी को अपना बना लेंगे। तो आज हमें यही बात करनी है कि पहली मीटिंग के अंदर किसकी पहली मीटिंग? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स
डिसाइड करेगी, रिजॉल्व करेगी विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट डबल चक्कर 66% वोटिंग शेयर से, कंसेंट से ये डिसाइड किया जाएगा, ये रिजॉल्व किया जाएगा। पहला पॉइंट, दो बातें, या तो पहला केस होगा या दूसरा केस होगा। फर्स्ट केस, टू अपॉइंट द आईआरपी एज आरपी, उसी आईआरपी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे एज अ आरपी, लेकिन उस आईआरपी को एज ए आरपी यदि आपको कंटिन्यू करना है, अपॉइंट करना है, तो उस आईआरपी की आपको अप्रूवल चाहिए होगी। अप्रूवल इसलिए क्योंकि वो पर्सन है, उसने अपना टाइम यदि किसी और को दे रखा होगा, वो देखना भी तो जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कौन, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगता है कि आईआरपी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, नॉलेजेबल भी है, तो आईआरपी को आप आरपी के रूप में कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी फ्रॉम दैट पर्सन। एंड ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो भी डिसीजन होगा अपॉइंट करने का, ये डिसीजन विल बी कम्युनिकेटेड टू, कौन सा डिसीजन, आईआरपी को आरपी अपॉइंट करने का जो भी डिसीजन है, तो आईआरपी को जो अपॉइंट करने का डिसीजन है, कम्युनिकेट इज डिसीजन ऑफ अपॉइंट आईआरपी। हम आईआरपी को अपॉइंट कर रहे हैं एज आरपी, आईआरपी को एज आरपी जो भी आप अपॉइंट कर रहे हो, डिसीजन आपको कम्युनिकेट करना होगा। किसको कम्युनिकेट करना होगा? नंबर 1 आईआरपी को, आईआरपी को बता दो भैया हमने तुम्हें अपॉइंट कर लिया एज आरपी। सेकंड, कॉर्पोरेट रिटर्न को बताना पड़ेगा। एंड थर्ड, दैट इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि आईआरपी किसने अपॉइंट किया था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट किया था। तो अपॉइंट कौन कर रहा है? आरपी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब आईआरपी को आरपी के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं, तो एक तो आईआरपी का रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है, और ये डिसीजन कम्युनिकेट, इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? तो आईआरपी को खुद को कम्युनिकेट करना पड़ता है। सेकंड, कॉर्पोरेट रेटर को बताना पड़ेगा। थर्ड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना होगा। लेकिन यदि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 66% के कंसेंट के साथ ये डिसाइड करते हैं, अलविदा तुम जाओ, हम इस आईआरपी को आरपी के रूप में कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम अनदर पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तो यदि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये डिसाइड करती है टू रिप्लेस द आईआरपी विद द अनदर आरपी, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ओनली प्रपोज कर सकती है हमारा नेता कैसा हो, हमारा आरपी कैसा हो। आपसे प्रपोज कर सकते हो, होगा तो वही जो मंजूर ए होगा, ए होगा, ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यदि तुम्हें याद हो, जब आईआरपी आपने अपॉइंट किया था, तभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ही प्रपोज्ड पर्सन को एज आईआरपी अपॉइंट किया था। तो यदि आप आईआरपी को हटा के यदि किसी पर्सन को आरपी यदि अपॉइंट करना चाहते हो, किसी भी आईपी को, क्योंकि आरपी होगा कौन? आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो यदि कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करती है कि हम एक्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम एक्स की जगह किसी वाई अनदर पर्सन को लेके आना चाहते हो, यदि आप किसी अनदर पर्सन वाई को लेके आना चाहते हो, तो आप वाई को लेके आ सकते हो, आप प्रपोज करो। लेकिन वो प्रपोज्ड आरपी बनेगा या नहीं, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर से प्रपोज करते हैं, डिसाइड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इजी कंसेप्ट है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिप्लेस करने का डिसीजन ले लिया, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रपोजल के साथ। तो वो बताएगी हमने ये पर्सन वाई प्रपोज किया, तो वाई पर्सन जो प्रपोज किया उसको आप लेके चले जाओ। किसके बाद लेके? मतलब एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन दे दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और उसको बता दो कि हमारा ये प्रपोज आरपी है, इसको आप एज ए आरपी अपॉइंट कर दो विद द रिटन कंसेंट ऑफ वाई। राइट, बात समझ में आई? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कौन एप्लीकेशन दे रहा है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर फाइल एप्लीकेशन। किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। क्यों एप्लीकेशन दी जा रही है? फॉर अपॉइंटिंग द अनदर आरपी। अब ए बोलेगा बताओ तुम्हारा अनदर आरपी कौन है, तो इसलिए जब एप्लीकेशन दोगे तो एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगा? नेम ऑफ द प्रपोज्ड आरपी। तो ये प्रपोज कौन करेंगे? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो भी प्रपोज आरपी होगा अलोंग विथ इज रिटन कंसेंट ऑफ द आरपी, मतलब जो भी प्रपोज आरपी है उसकी कंसेंट। एप्लीकेशन कौन दे रहा है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को।
आगे कंटिन्यू करें, बड़ा मजा आ रहा है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करती है, जो भी प्रपोज आरपी का जो भी नेम है वो फॉरवर्ड कर देगी आईबीबीआई को, देन आईबीबीआई विद इन 10 डेज आईबीबीआई क्या करेगा, कंफर्म कर देगा अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नोट नंबर 1 ये कहता है वेयर आईबीबीआई डज नॉट कंफर्म द नेम ऑफ प्रपोज्ड आरपी, यदि आईबीबीआई ने यदि प्रपोज आरपी के नेम को यदि कंफर्म नहीं किया विद इन 10 डेज, क्योंकि आईबीबीआई को 10 डेज के अंदर कंफर्म करना होता है, और जब तक आईबीबीआई 10 डेज के अंदर 10 डेज के अंदर कंफर्म नहीं करेगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आईबीबीआई ने क्या किया, 10 डेज के अंदर कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद एंड ए अपॉइंट्स, अपॉइंट कौन करेगा, ए, लेकिन कंफर्म कौन करेगा, आईबीबीआई, और आईबीबीआई को कितने दिनों के अंदर कंफर्म करना होता है, 10 डेज के अंदर। तो नोट नंबर 1 क्या बोलता है, यदि आईबीबीआई ने 10 डेज के अंदर यदि कंफर्म नहीं किया तो नया पर्सन आरपी अपॉइंट होगा नहीं, और जब तक आरपी अपॉइंट होगा नहीं तो कौन रहेगा, आरपी, तो जो पुराना पर्सन है, पुराना कौन है, आईआरपी, तो वही आईआरपी जब तक आईबीबीआई कंफर्म नहीं कर देता, अनदर पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, तो जो पुराना आईआरपी है वही कंटिन्यू करेगा टू एज आरपी। दिस इज अ सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। राइट डाउन फर्स्ट।